अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रुप्स। तो आज की इस डिस्कशन में हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिए कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की डिस्कशन से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्रुप जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट कोई ग्रुप बनता है अंडर सम कंडीशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली सबसे पहले उसकी डेफिनेशन उसको यूज करते हुए हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करवाऊंगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, और फिर उसी की इस्तेमाल से फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप को डिफाइन करेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज अ फंक्शन। बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन को स्टैरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, स्टैरिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, सो दैट फॉर ईच ए बी इन ए क्रॉस ए। याद रखिएगा ए क्रॉस ए क्या है, कार्टियन प्रोडक्ट है हमारे पास कोई से दो सेट्स का, और कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास कोई से दो सेट्स का जब कार्टियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं एलिमेंट्स। तो उन ऑर्डर पेयर्स के ऊपर जब ये फंक्शन अप्लाई स्टैरिक अप्लाई होता है तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए से आएगा, मतलब सिंगल एलिमेंट जनरेट होगा। सो दैट फॉर ईच ए बी इन ए क्रॉस ए, कि ए क्रॉस ए के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनके लिए वी एसोसिएट एन एलिमेंट स्टैरिक ए बी ऑफ ए। तो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास ए सेट का कोई एलिमेंट आता है, यानी कि स्टैरिक जब ए और बी के ऊपर अप्लाई होता है तो फिर हमारे पास सिंगल एलिमेंट जनरेट हो जाता है। वी शैल डिनोट स्टैरिक ए बी बाय ए स्टैरिक बी। स्टैरिक ए बी को हम ए स्टैरिक बी से डिनोट करते हैं। इफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक, देन ए इज सेट टू बी क्लोज्ड अंडर स्टैरिक। और ये याद रखिएगा कि ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक, कि आप लोग स्टैरिक अप्लाई करवाते हैं और आप लोगों के पास जो आंसर्स है वो नॉन एम्प्टी आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों के पास ए के ही कोई एलिमेंट आ रहे हैं, ए के ही किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ए स्टैरिक ए क्रॉस ए के ऊपर जब स्टैरिक अप्लाई हो रहा है तो अगेन आंसर ए का अगर आ रहा है तो हम कहते हैं कि वो क्लोज अंडर स्टैरिक है। तो ये तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में सिंपली याद रखें कि बाइनरी ऑपरेशन को स्टैरिक से डिनोट कर रहे हैं और ये कोई से दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, और जो रिजल्टिंग एलिमेंट है यानी कि दो एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स जो हैं ऑर्डर पेयर उन पे अप्लाई होता है, जो आंसर आता है हमारे पास सिंगल आंसर आ रहा होता है। अब हम डिफाइन करते हैं ग्रुप को। अ पेयर जी स्टैरिक, ये उसकी नोटेशन है ग्रुप की, जी अंडर स्टैरिक वेयर जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैरिक इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर कॉल्ड एक्सियम्स ऑफ अ ग्रुप आर सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम इसको क्या कहेंगे, ग्रुप। अभी याद रखें स्टैरिक हमने बाइनरी ऑपरेशन कहा है। बाइनरी हर वो ऑपरेशन जो दो नंबर के ऊपर अप्लाई होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, और जो सिंगल के ऊपर अप्लाई होता है वो यूनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर क्या है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, जैसे 2+3। तो जो हमारे पास ये ऑपरेशन है, एडिशन का जो ऑपरेशन है, उसमें देखिए हमें क्या करना पड़ा है, दो नंबर पे अप्लाई हुआ है और जो आंसर आया है वो सिंगल आंसर आ रहा है। इसी तरीके से 2 × 3 तो 2 × 3 के अंदर भी क्या होगा, हमारे पास दो नंबर के ऊपर अप्लाई होगा और जो रिजल्टिंग आंसर है वो सिंगल नंबर जनरेट हो रहा होगा। जबकि यूनरी ऑपरेशन के अंदर लेट सपोज पावर है, जैसे 2 × 3, 2 बेसिकली ये एक ही नंबर के ऊपर अप्लाई हुआ है, 2 × 3, कि 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर है, तो इसको हम यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सिंगल नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली हम बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो, द बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक इज एसोसिएटिव। पहली कंडीशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो।
ये याद रखिए, जब हमने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो पहली बात तो ये है कि ए अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन, जब ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हमने अप्लाई करवा दिया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड है। कुछ लोग इसको जी अंडर स्टैटिक इज सेट टू बी ग्रुप इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड के बाद क्या लिखते हैं कि जी अंडर स्टैटिक बेसिकली क्या हो, क्लोज होना चाहिए अंडर स्टैटिक। तो यहाँ पर चूंकि स्टैटिक डिफाइन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होल्ड करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर अकेली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो तो हम ये कहेंगे कि अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो फिर इसको हम नाम देते हैं ग्रुप पाइड। ये मैंने ग्रुप पाइड की डेफिनेशन के लिए फर्स्ट ईयर की बुक है उसके अंदर ग्रुप पाइड की डेफिनेशन गिवन है। ग्रुप पाइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड। अगर सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप पाइड कहते हैं। अगर हमारे पास उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ फर्दर जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ये है सेमी ग्रुप, अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेमी ग्रुप इफ इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टैटिक एंड स्टैटिक इज एसोसिएटिव। ग्रुप पाइड में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। सेमी ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो तो सेमी ग्रुप बन जाता है। इसी तरीके से हमारे पास मोनाइड है कि पहली बात क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तीसरी आइडेंटिटी अगर होल्ड करे, तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हो तो वो मोनाइड बन जाता है। और इसी तरीके से फर्दर हमारे पास अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर G is closed with respect to operation steric, operation is associative, identity element होल्ड करे और इनवर्स भी साथ में मौजूद हो तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप के बाद ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए। अगर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो फिर हम उस ग्रुप को अबिलियन ग्रुप का नाम दे देते हैं। तो ये वो डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए जो ग्रुप की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम यही डेफिनेशन कर रहे थे वहां पर भी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। एसोसिएटिविटी ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी है, दैट शुड बी इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी के ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। इसी तरीके से फॉर एनी देयर शुड बी एन एलिमेंट ई जो कि आइडेंटिटी है कि इसको किसी भी एलिमेंट के साथ स्टेरिक अप्लाई करवाएं। ये स्टेरिक एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर अंडर एडिशन होगा तो उसको ऐड करें तो कोई फर्क ना पड़े, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई करें और कोई फर्क ना पड़े, तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से पेयर्स ग्रुप हैं। पेयर जी अंडर एडिशन, क्यू अंडर एडिशन, आर अंडर एडिशन, सी अंडर एडिशन, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ग्रुप्स हैं। क्यू माइनस जीरो अंडर मल्टीप्लीकेशन, आर माइनस जीरो का बेसिकली ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होल्ड नहीं करता, इस वजह से अंडर मल्टीप्लीकेशन जब देख रहे होंगे तो ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी अगर जीरो इनमें शामिल हुआ तो जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है। तो जीरो एक्सक्लूड करने के बाद इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही होगी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही होगी, आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही होगी और इनवर्स भी होल्ड कर रहा होगा। तो ये तमाम की तमाम जो डेफिनेशंस हैं, ये तमाम की तमाम जो एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। फर्दर हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप। अ ग्रुप G under steric is called an abelian group if A steric B is equal to B steric A for all AB belongs to G। कोई भी ग्रुप अबिलियन ग्रुप होता है इफ A steric B is equal to B steric A, यानी कि आप लोग
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही हो ग्रुप के अंदर तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप है। और अगर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ना कर रही हो तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे कि वो नॉन अबिलियन ग्रुप है। G under steric is a group, then A inverse is equal to माइनस ए। याद रखिएगा अगर अंडर एडिशन की बात हो रही है तो फिर किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स उसका नेगेटिव एलिमेंट होगा, और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होगा। यानी कि ये नेगेटिव एलिमेंट जो होता है ये एडिटिव इन्वर्स है, और जो उसका रेसिप्रोकल होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इन प्रैक्टिस द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी, याद रखिएगा ग्रुप के कोई से दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो अगेन उसको ए बी ही लिखा जाता है। और वी शैल डिनोट द ग्रुप जी अंडर स्टेरिक बाय जी ओनली, और ग्रुप अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो तो उसको सिर्फ जी से ही डिनोट कर रहे होते हैं। अडेम्पोटेंट एलिमेंट, an element x of a group G is said to be idempotent if the identity element idempotent element in a group is the identity। ओके, idempotent की पहले मैं डेफिनेशन कर रहा था कि idempotent कब होगा, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू x, कि किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर लें और वो अगेन उसी के इक्वल आ जाए तो उसको idempotent कहते हैं। और फिर उसके बाद एक थ्योरम है, द ओनली idempotent एलिमेंट इन अ ग्रुप इज आइडेंटिटी एलिमेंट, कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो idempotent एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू जी बी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x। ओके, अगर x स्क्वायर x के इक्वल है तो मैं इसको दोनों साइडों पर लेफ्ट राइट साइड पे क्या कर सकता हूँ, x इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। तो x इनवर्स से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x इनवर्स और x, अब देखें किसी भी एलिमेंट का इनवर्स उसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी आ जाता है। इधर आइडेंटिटी आ गया, जबकि दूसरी तरफ x इनवर्स है और साथ में x स्क्वायर है, तो इस x स्क्वायर को भी हम क्या करेंगे, x और x दो डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब पहले वाला x इनवर्स और x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी जनरेट कर देंगे, और आइडेंटिटी और x आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आप लोगों के पास अगेन आंसर x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ई, इसका मतलब यह है कि अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो तो फिर वो x बजाते खुद जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ये हमारा जो है फर्स्ट थ्योरम था, उसका ये प्रूफ है। Cayley's table, to verify that a finite set is a group, we list the product of product in the form of a table called Cayley's multiplication table. It is illustrated। ये हमारे पास Cayley's table बनाने का जो प्रोसीजर है क्या है, हमारे पास किसी भी सेट को ग्रुप परफॉर्म करने के लिए हम टेबल क्या बनाते हैं, ये देखें G1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कोई कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इसके अंदर होगा। शो दैट जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हमने ग्रुप प्रूव करना है तो ये याद रखें कि हम सिंपली टू लाइंस ड्रा करते हैं। कौन किस टाइप की लाइन, इस टाइप की लाइन, कि एक लाइन इधर ड्रा कर लेते हैं और एक लाइन इधर ड्रा कर लेते हैं, और फिर तमाम एलिमेंट्स इधर भी और इधर भी राइट करके जो ऑपरेशन जिसके अंदर आप लोगों ने उसको ग्रुप प्रूव करना है, एडिशन है तो यहाँ पे एडिशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने डॉट का साइन लगा दिया। इधर भी तमाम एलिमेंट लिख लिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरीके से तमाम एलिमेंट हमने यहाँ पे भी लिख लिए। इन एलिमेंट्स को राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको आपस में अगर अंडर एडिशन है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो 1 को 1 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा, फिर इस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इनके नीचे लिखते जाना है। ओमेगा को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा है, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने पूरा टेबल इसी तरीके से क्या कर लेना है, फॉर्म कर लेना है। पहली प्रॉपर्टी, अब ये सारा काम आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो ब्रैकेट के अंदर बात लिखी है यही बात सफिशिएंट है। आपने यहाँ पर सिर्फ टेबल में ये देखना है कि जो स्टार्ट में एलिमेंट थे वो तो आपने लिखे, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इनके आंसर्स आए मल्टीप्लिकेशन के बाद।
आप ये देखेंगे कि जो आंसर्स जनरेट हुए हैं, क्या वो तमाम के तमाम आंसर इन्हीं एलिमेंट्स में से इसी सेट के ही कोई से मेंबर्स हैं? हाँ जी, तमाम एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और थी कि ओमेगा जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ये मेरे पास ये वाला ओमेगा जब इस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आंसर यहाँ पर 1 लिखा है हमने। तो ये 1 क्यों आया? ओमेगा क्यूब बेसिकली 1 है। और फिर ये ओमेगा स्क्वायर जब दोबारा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने ओमेगा लिखा है। तो उसकी रीजन ये है कि ओमेगा 4 जो है ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब था, तो इस वजह से ये तमाम एलिमेंट्स इसी से बिलोंग करने वाले हैं। ओके जी, तो ये हमने देख लिया। तो आप लोग सिर्फ इतना ही लिख दें कि इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट ग्रुप इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बात सफिशिएंट रहेगी आप लोगों के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। क्लोज हो गया। सेकंड वन, एसोसिएटिव के लिए क्या करें कि आप एसोसिएटिव लॉ, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर इसने बात लिखी है, ये आप लोग हमेशा वैसे यूज कर सकते हैं। चाहें तो इसके कोई से 3 एलिमेंट को पकड़ लें, जैसा कि इसने यहाँ पे किया हुआ है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में 1 और ओमेगा को पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करें फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लें। दोनों का आंसर अगर साइडों का आप लोगों के पास सेम आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। या फिर ये हमेशा याद रखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमेशा होल्ड करती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कह रहा है कि वैसे तो हमेशा ही होल्ड करता है, अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर ना भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सिर्फ इसमें एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स लिख सकते हैं। चाहे तो ये वाली साथ में जो वैल्यूज हैं ये भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी, आप इस टेबल से ही देखेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको अब अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कराया हो तो कोई फर्क ना पड़े। जी, इस टेबल से क्लियर है कि आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कराया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब 1 इस ग्रुप के अंदर, हमारे इस सेट के अंदर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स, इनवर्स का जो सिंपल प्रोसीजर है वो आप लोगों को बता देता हूं कि इनवर्स के लिए हमेशा एक बात याद रखें कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब आप लोग सिलेक्ट कर लें कि आइडेंटिटी 1 है, तो इनवर्स किसी भी एलिमेंट का वो होगा। अब आप चाहते हैं कि 1 का इनवर्स निकालें, तो आप 1 का इनवर्स चाहते हैं तो आप 1 के सामने देखें कि 1 के सामने आइडेंटिटी किस एलिमेंट के नीचे आया है। 1 के सामने आइडेंटिटी जो कि 1 है वो 1 के नीचे आया है, तो इसका मतलब 1 का इनवर्स, इनवर्स ऑफ 1 इज 1। अच्छा, ओमेगा के सामने आइडेंटिटी किसके नीचे आया है, आइडेंटिटी 1, ओमेगा के सामने आइडेंटिटी आया है ओमेगा स्क्वायर के नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा का जो इनवर्स है वो ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर के सामने देखें कि आइडेंटिटी किस एलिमेंट के नीचे आया है, ओमेगा के नीचे। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है वो ओमेगा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा, और इनवर्स ऑफ 1 इज 1, ये यहाँ से आप लोगों को मैंने बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स भी होल्ड कर रहा है हर एलिमेंट का। तो अगर तमाम प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हों तो फिर हम कहेंगे कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट g इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अयोटा माइनस योटा, जो कि 4/4 रूट ऑफ यूनिटी है। हमने शो करना है कि g अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप। तो सबसे पहले उसी तरीके से अंडर मल्टीप्लिकेशन आप लोग तमाम एलिमेंट्स को फर्स्ट रो में भी और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, और उनके बाद इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस तरीके से टेबल जनरेट करेंगे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आएगा, 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस योटा। इसी तरीके से तमाम एलिमेंट्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके टेबल बना लेना है। टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इसी ग्रुप से बिलोंग करने वाले हैं, इसी सेट से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास टेबल से ही पता चल गया कि क्लोज है, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए डायरेक्ट ये लाइन लिख दें तो सफिशिएंट है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
चाहे तो आप इसमें से अपनी मर्जी के कोई से 3 नंबर लेके उनको मल्टीप्लाई करवाएं जिस तरह ये साइड पे किया गया है, और उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पर वन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वन को किसी से मल्टीप्लाई कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इनवर्स कैसे आएगा, वन के सामने वन जो है वन के नीचे आया है, तो इसका मतलब वन का इनवर्स वन होगा। इसी तरीके से जब आप लोग -1 के लिए चेक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि -1 के लिए जो वन है वो -1 के नीचे आया है, इसका मतलब -1 का इनवर्स -1 आएगा। अयोटा के लिए जो वन है माइनस योटा के नीचे आया है, इस वजह से अयोटा का जो इनवर्स होगा वो माइनस योटा होगा। माइनस योटा के सामने वन जो है अयोटा के नीचे आया है, तो माइनस योटा का इनवर्स जो है वो अयोटा होगा। तो हमें पता चल गया कि वन का इनवर्स वन है, -1 का इनवर्स -1 है, अयोटा का इनवर्स माइनस योटा है, और माइनस योटा का इनवर्स अयोटा है। ये यहाँ से आप लोगों को मैंने बता दिया। इसका मतलब ये वाला जो सेट था ये भी ग्रुप बन रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि g +-1 +-i +-j +-k ये ग्रुप भी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास है ये ग्रुप बन रहा है कि नहीं। इसके अंदर ये बात उसने बताई है कि i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो k आ रहा है, j को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k है, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है, j को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी कि आपने इन रूल्स को फॉलो करना है जो रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए पहली बात ये तमाम एलिमेंट्स इधर भी राइट कर लेने हैं, इधर भी राइट कर लेने। फिर वन को वन से मल्टीप्लाई कराया तो वन, वन को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो -1, तो तमाम एलिमेंट्स इसी तरीके से मल्टीप्लाई करा लिए। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये याद रखें कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि तमाम जो आंसर्स आए हैं वो इसी सेट से बिलोंग करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। दूसरी बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होती है अंडर ग्रुप। ये हमें वैसे पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करती है। यहाँ पे आप लोग कोई से 3 एलिमेंट i j k ले लें और उनकी तरतीब को चेंज करके देखें, दोनों साइडों का आंसर आप लोगों के पास सेम आ रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और यहाँ पर वन भी एक ऐसा एलिमेंट था कि वन को किसी से मल्टीप्लाई कराया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स कैसे देखना है, आपने देखना है कि हर एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी किस एलिमेंट के नीचे आई है। वन 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 वन, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी किस एलिमेंट के नीचे है। तो इसका मतलब वन का इनवर्स, तो आप लोग इनवर्स कैसे देखते हैं कि वन का इनवर्स देखना है तो वो वन होगा, -1 का इनवर्स देखना है तो वो -1 होगा, अयोटा का इनवर्स देखना है तो वो माइनस योटा होगा, माइनस योटा का इनवर्स देखना है तो वो अयोटा होगा, जे का इनवर्स देखना है तो वो -j है, -j का इनवर्स देखना है तो वो j है, k का इनवर्स देखना है तो -k है, और इसी तरह -k का इनवर्स जो है वो k है। आपने हर एलिमेंट के सामने देखा है कि आइडेंटिटी किसके नीचे आई है, तो इस तरीके से इनवर्स भी होल्ड कर रहे हैं हर एलिमेंट के, तो इसका मतलब ये ग्रुप प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। Let G be the set of all 2x2 non-singular real matrices. Prove that G is a group under usual multiplication of matrices. तो अगर ग्रुप आप लोगों ने प्रूव करना है नॉन सिंगुलर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस को, तो हमेशा याद रखें जब 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कराया जाता है तो जो नया मैट्रिक्स आता है वो भी नॉन सिंगुलर और 2x2 का ही मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी इन जनरल मैट्रिसेस के अंदर होल्ड कर रही होती है, इस वजह से हम डायरेक्ट लिख देंगे। 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में इस टाइप का मैट्रिक्स एक ऐसा होल्ड करता है जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं आई, इसका मतलब 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में होल्ड करती है। और ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ लेफ्ट पे या राइट पे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। और हर मैट्रिक्स ए के लिए एक ए इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होल्ड करता है कि ए और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाता है, या फिर ए इनवर्स का अगेन इनवर्स लें तो आंसर
ए आ जाता है। तो इसका मतलब तमाम प्रॉपर्टीज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 के लिए होल्ड कर रही हैं, तो ये भी हमारे पास ग्रुप बन रहा है। सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस इज नॉन अबिलियन ग्रुप। अच्छा, साथ में अगर आपको ग्रुप पूछा जाए तो बात ठीक है, लेकिन अगर अबिलियन ग्रुप पूछा जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये हमेशा याद रखना है कि मैट्रिसेस के अंदर ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, इस वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। इसकी एग्जांपल है S इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 बी द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5, शो दैट S इज ए ग्रुप अंडर द रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 5। तो हमने प्रूव करना है कि ये रेजिड्यू क्लास 5 का जो सेट है ये हमारे पास ग्रुप है। तो रेजिड्यू क्लास का टेबल बनता कैसे है, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अंडर एडिशन आप लोगों को बता दूं कि 0 + 0 0 आ गया है, 0 + 4 तक आंसर 4 आ गया है। ऊपर बार का मतलब ये है कि रेजिड्यू क्लास है, मतलब 1 + 4 जब लिखेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 5। तो आपने रेजिड्यू क्लास के अंदर ये करना होता है कि जब 5 या 5 से ग्रेटर, जब रेजिड्यू क्लास 5 है, जब टेबल रेजिड्यू क्लास 5 का बन रहा है, तो 5 आंसर आ रहा हो या 5 से ग्रेटर, तो आपने उस नंबर को 5 पे डिवाइड कर देना है और जो आंसर बचे रिमाइंडर जो हो वो लिखना है। तो 5 को 1 + 4 5 बनता था, लेकिन 5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। इसी तरीके से 2 + 3 5 है, तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 0, लेकिन 2 + 4 जो है वो 6 है, 6 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। 3 + 4 7 है, 7 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे रिमाइंडर्स लिखे हैं, और जब मैं इन रिमाइंडर्स का टेबल बना लेता हूँ तो इस टेबल को रेजिड्यू क्लास मॉडुलो का टेबल कहते हैं, और ये उस सारे के फाइंडिंग्स आई हैं। और यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है कि सारे का सारा टेबल जो है ये क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, कि सारे एलिमेंट हमारे इस सेट से बिलोंग करने वाले हैं, तो इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है फ्रॉम टेबल। दूसरी बात, एसोसिएटिविटी जो है हमेशा ही होल्ड करती है अंडर एडिशन तमाम टाइप में। या फिर आप इनमें से कोई से 3 एलिमेंट चूज कर लें और लेफ्ट उनका ऑर्डर चेंज करके, जैसे कि 2 3 और 4 ले लिए, 2 और 3 को पहले ऐड किया है फिर 4 को ऐड किया है, जबकि दूसरी तरफ 3 और 4 को पहले ऐड किया फिर 2 को ऐड किया, दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम आया। यहाँ पे भी इस बात का ख्याल रखना है कि 3 + 4 जो है वो 7 बनता था, लेकिन 7 को 5 पे डिवाइड करने के बाद जो चीज बची है रिमाइंडर जो है वो लिखा है हमने। तो इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अंडर एडिशन की जब बात हो रही है तो अंडर एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 है। हाँ जी, 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि उसको किसी में भी ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो 0 मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इनवर्स जब देखना है तो वही तरीकाकार होगा कि 0 के सामने 0 कहाँ पे आया है, 0 के नीचे, तो 0 का इनवर्स 0 है। 1 के सामने 0 किसके नीचे आया है, 4 के नीचे, तो 1 का इनवर्स 4 है। 2 के सामने 0 किस एलिमेंट के नीचे आया है जी, 3 के नीचे, तो 2 का इनवर्स 3 है। अब 3 के सामने 0 किस एलिमेंट के नीचे आया है, 2 के, तो 3 का इनवर्स जो है वो 2 है। यानी कि आपने देखना है कि किसी भी एलिमेंट के सामने आइडेंटिटी जो आई है वो किस एलिमेंट के नीचे आई है, तो वो उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ये उन तमाम एलिमेंट के इनवर्स लिखे हैं, इसका मतलब ये भी हमारे पास ग्रुप बन रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास रेजिड्यू क्लास 5 का अंडर मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। मल्टीप्लिकेशन में भी वही तरीकाकार आपने करना है, जैसे कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई कराएं, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आना चाहिए था वो तो आना चाहिए था 12, लेकिन हमने जो आंसर लिखा है वो 2 लिखा है। उसकी रीजन क्या है, 12 को 5 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। तो इसी तरीके से आपने तमाम प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये बताना है कि ये हमारे पास ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसलेशन लॉ। फॉर एनी 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन अ ग्रुप जी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है कि आप लोगों पे के पास
लेफ्ट साइड पे एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, वो हमने कैंसिल आउट किया। कैसे? अगर कोई से 3 एलिमेंट हैं ग्रुप के अंदर, ए बी सी ने 3 एलिमेंट्स इन ग्रुप जी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो आप लोग दोनों साइडों पे ए इनवर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप है और ए इनवर्स होल्ड करता है। आप ए इनवर्स और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ए इनवर्स और ए को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट को और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। और आइडेंटिटी को ई को फिर बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें या ई को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी हमारा ये रिजल्ट आ गया है। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। सेम प्रोसेस को यूज करते हुए राइट कैंसिलेशन लॉ आ जाएगा। उसमें सिर्फ इतना होगा कि इसमें अगर ए लेफ्ट साइड पे था तो आपने ए इनवर्स को भी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया है। दूसरे पार्ट में ए राइट साइड पे है तो आप लोग ए इनवर्स को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें आइडेंटिटी भी राइट साइड के ऊपर ही आएगी। नेक्स्ट वी हैव solution of linear equations. For any two elements a b in a group G, the equations ax is equal to b and xa is equal to b have unique solution. तो ax is equal to b का सोल्यूशन देखते हैं कि कैसा है हमारे पास, और xa is equal to b का भी देखते हैं सोल्यूशन कैसा है। ax is equal to b का है तो इसका सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो इसके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस ए को खत्म करना है, और ए हमारे पास लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप लोग ए इनवर्स को भी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। तो बोथ साइड्स पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ए इनवर्स इंटू ए एफ एक्स, इधर से ए इनवर्स ऑफ बी, तो ए इनवर्स इंटू ए आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ई आ गया, तो ए इनवर्स बी के इक्वल आ गया है। ई जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये इसका सोल्यूशन आ गया है ए एक्स इज इक्वल टू बी का। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो सोल्यूशन है ये यूनिक है। तो यूनिकनेस को शो करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम ये कह देते हैं कि एक सोल्यूशन x1 और एक सोल्यूशन x2 इस टाइप का एग्जिस्ट करता है कि ए एक्स वन भी बी के इक्वल है, ए एक्स टू भी बी के इक्वल है, दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो जब दोनों ही बी के इक्वल हैं तो उन दोनों को इक्वल भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि अगर लेफ्ट साइड पे ए मौजूद है तो दोनों साइडों पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ए को कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू बच जाएगी। तो ये हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। तो इसका मतलब अगर दो सोल्यूशन एक्स वन और एक्स टू एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो वो दोनों सेम ही होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। इसका मतलब सोल्यूशन यूनिक होगा। तो ये सारा काम आपने तब किया है जब ए आप लोगों का लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहा था। ऐसे ही सारा काम राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम फॉर ए बी इन अ ग्रुप जी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स जो दूसरा एलिमेंट होता है, तो याद रखें ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। अगर उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ रहा हो, तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि ए का जो इनवर्स है वो बी है। तो ए का इनवर्स बी तब होता है जब इस इनवर्स को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे भी ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स तब होगा जब इस इनवर्स को छोड़ के ये जो इनवर्स है इस इनवर्स को छोड़ के ए बी को इस बी इनवर्स ए इनवर्स से लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी रख के मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो ए बी को पहले आप लोग रख के बी इनवर्स ए इनवर्स को बाद में रख के मल्टीप्लाई करवाएं। तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले एसोसिएटिविटी की वजह से चेंज कर सकते हैं, बी और बी इनवर्स को कंबाइन लिख लिया। बी और बी इनवर्स को कंबाइन लिखने के बाद इसका आंसर आइडेंटिटी आ गया है। अब आइडेंटिटी को चाहे ए के साथ मल्टीप्लाई करवा लें चाहे ए इनवर्स के साथ, तो ए के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो ए इंटू ए इनवर्स, और ए इंटू ए इनवर्स का अगेन आंसर क्या आ जाएगा,
आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें आइडेंटिटी जनरेट करके देगा। सेम प्रोसीजर आप लोग बी इनवर्स से इनवर्स पहले और ए बी को बाद में रख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट्स को उसी तरीके से इंटरचेंज करते हुए आंसर अगेन आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और बी इनवर्स से इनवर्स को मल्टीप्लाई दोनों को कंबाइंड फॉर्म में करने से आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये एक दूसरे का इनवर्स है, यानी कि ए बी का जो इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है, या यूं कह सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, या यूं कह सकते हैं कि ए और बी दोनों का होल इनवर्स फाइंड आउट करना है तो बाद वाले का इनवर्स पहले आता है, पहले वाले का इनवर्स बाद में। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास के एलिमेंट्स हो और उन सारों का कंबाइंड इनवर्स हो तो सबसे आखिरी एलिमेंट का इनवर्स सबसे पहले, फिर उसके बाद वाले का, और सबसे पहले एलिमेंट का इनवर्स सबसे आखिर में आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, और उसको जी मॉड से या ओ ऑफ जी यानी कि ऑर्डर ऑफ जी से भी डिनोट करते हैं। किसी भी ग्रुप को फाइनाइट कहेंगे अगर इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो फाइनाइट हो, और इस ग्रुप को इनफाइनाइट कहेंगे अगर इसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो इनफाइनाइट होगी। जबकि दूसरी तरफ ग्रुप के किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो वो पावर है जिस पे आंसर आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो वो पावर होगी जिस पे आंसर आइडेंटिटी आ जाए। जिस तरह के हमने एक पहले एग्जांपल की है थोड़ी देर पहले, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो उसमें जब ओमेगा क्यूब लेते हैं तो वो आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाता है, तो उस के अंदर जो ओमेगा का ऑर्डर है वो 3 है, क्योंकि ओमेगा की 3 पावर लें तो आंसर आइडेंटिटी जनरेट होता है। यानी कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो है हमारे पास वो पावर है उस एलिमेंट की जिस पे हमें आंसर आइडेंटिटी मिलता है। किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है उसको ए मॉड या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लेट जी बी अ ग्रुप, let a belongs to G have order n, then for any integer k, ak is equal to e if and only if k is equal to qn where q is an integer। इफ एंड ओनली इफ जहां पे भी आ जाता है ये याद रख लें कि ये क्वेश्चंस बाई कंडीशनल होते हैं, और इसमें आप लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोज करते हैं, दूसरी को प्रूव करते हैं, फिर दूसरी को सपोज करते हैं और फर्स्ट वन को क्या कर लेते हैं, प्रूव कर रहे होते हैं। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को ज्यूम कर लेते हैं कि पहली बात तो ये कि ए हमारे पास जो है उसका ऑर्डर एन है। ए का ऑर्डर एन का मतलब है कि ए की पावर एन लेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। पहले चीज हम चीज ले लेते हैं, कोई भी इंटीजर के है जिसके लिए हमारे पास ए पावर के इज इक्वल टू ई है। वी हैव टू प्रूव दैट ए के इज इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू क्यू एन वेयर क्यू इज एन इंटीजर। ये वही उसने स्टेटमेंट लिखी है कि ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो हम पहले ए के इज इक्वल टू ई क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए पावर के इज इक्वल टू ई। अब हमने ये कहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, कि ए का ऑर्डर एन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर जब एन लेते हैं तो वो आइडेंटिटी आ जाता है। जबकि हमें एक और चीज दी है कि ए पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए कि ए पावर के इज इक्वल टू ई जो हमने सपोज किया है और जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, जिसका मतलब है कि ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इन दोनों का मतलब क्या है। जब ए पावर ऑर्डर ऑफ ए जो है आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन का मतलब ये होगा हमारे पास कि पहली दफा जिस पावर पे आइडेंटिटी आंसर आता है, एलिमेंट की जिस पावर पे पहली दफा आइडेंटिटी आता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो इसका मतलब वो ऑर्डर जो एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा एलिमेंट है या सबसे छोटी पावर है, तो इसका मतलब एन जो है वो के से हमारे पास छोटा होगा। अब के अगर एन से छोटा है, या यूं कह लें उसने इसको इस तरह लिखा है के इज ग्रेटर देन एन, इसका मतलब होगा कि के अगर एन के अलावा किसी और पावर पे आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब वो पावर एन से बड़ी है। तो हमारे पास
यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहता है? यूक्लिड्स थ्योरम ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट k इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर। अब याद रखिएगा ये पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर, लेट सपोज मैं यहाँ पर नंबर राइट कर लेता हूँ, कोई एक 7 जो कि ग्रेटर है 3 से, क्योंकि k इज ग्रेटर देन n है तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए यूं ले लेते हैं। तो आप जब इसको 7 को स्मॉलर नंबर पे डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, 3 2 जार 7, 3 2 जार 6, तो ये k था, k क्या था मेरे पास 7, k था मेरे पास 7 इज इक्वल टू n जो था वो 3 था। जब डिवाइड किया तो मैक्सिमम 2 पे डिवाइड हो पाया, 3 इंटू 2 प्लस नीचे कोई चीज बच गई जो कि 1 है, तो ये n उसी तरह आ गया, जो जिस नंबर पे डिवाइड किया वो क्वोशंट था और जो चीज बच गई वो रिमाइंडर था। तो k इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर लिख सकते हैं। अब जो चीज बचती है ना उसके लिए एक कंडीशन है कि वो हमेशा जो डिवाइजर है उससे छोटी ही होती है, तो इस वजह से ये कंडीशन साथ में लिखना जरूरी है कि ये जो रिमाइंडर है वो लेस देन n होगा। ओके जी, अब मैंने ये बात लिख ली कि k इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर और जो रिमाइंडर है वो n से छोटा होगा। तो ए के को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन क्यू प्लस आर, तो ए के ई के इक्वल है और एन क्यू को लहदा लिख लेता हूँ और ए पार आर को लहदा लिख लेता हूँ। पावर का जो हमारे पास है सेपरेट सेपरेट पावर्स की फॉर्म में सेम बेस के साथ लिख सकते हैं। ए एन क्यू को ए पावर एन होल पावर क्यू लिख लेता हूँ और ए पावर एन जो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की वजह से ये तो खत्म हो जाएगा, तो ए पावर आर बच जाएगा। अब ए पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी बच गया। अब यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि जो हमने काम किया था अभी, ये जो आर था वो हमेशा इस एन से, जिस जिस जो नंबर डिवाइड कर रहा था उससे छोटा था, वो उससे क्या है हमारे पास छोटा था। और हम ये बात डेफिनेशन के अंदर कह चुके हैं कि एन जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिस पे आंसर आइडेंटिटी आता है, तो ए पार आर भी आइडेंटिटी आ गया, जबकि आर तो हमने ये कहा कि एन से भी छोटा है। एन से छोटी किसी भी पावर पे आइडेंटिटी नहीं आ सकती, ये तो फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कब तक रहेगी, अगर मैं आर इज इक्वल टू जीरो कह दूं तो फिर बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि आर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो ये तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, तो दोनों साइडों पे आइडेंटिटी आ जाएगी, ई इज इक्वल टू ई, तो फिर बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसका मतलब आर मेरे पास जो है वो क्या होगा, आइडेंट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब के इज इक्वल टू क्यू एन, यही हमने प्रूव करना था। तो एक साइड प्रूव होगी कि हमने क्या लिया था, ए पार के इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिया था और के इज इक्वल टू क्यू एन प्रूव कर दिया। अब दूसरी तरफ के इज इक्वल टू क्यू एन लें, दोनों साइडों पे बेस ए ले लें कि ए पार के और ए पार क्यू एन, तो क्यू एन को लिख सकते हैं ए एन और सारे की पावर क्यू, ए एन आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी की पावर क्यू है, तो ये इक्वल टू ये आ गया। तो के इज इक्वल टू क्यू एन लेने से हमने ए पार के इज इक्वल टू आइडेंटिटी भी प्रूव कर दिया। तो ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ की जो कंडीशन थी वो आप लोगों ने सेटिस्फाई कर दी। फर्दर हमारे पास एक और एग्जांपल है, शो दैट दिस ग्रुप इज अ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। मॉडुलो 8 का भी वही प्रोसीजर है कि 1 3 5 7 इधर भी लिख लेने हैं इधर भी लिख लेने हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 18 आना चाहिए, लेकिन मैंने 7 लिखा है। तो कैसे लिखा है, 18 को आप लोग जो है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा ना, 15 को आप लोग 8 पे डिवाइड कर देंगे और 8 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास जो चीज बचेगी वो 7 बचेगी, तो इस वजह से वो एलिमेंट्स लिखे हैं। तो इसी तरीके से हमने तमाम एलिमेंट्स के आंसर्स लिखे, उन आंसर्स को देख के हमें पता चला
कि तमाम आंसर्स उसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। दूसरी बात, एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तीसरी चीज, आइडेंटिटी, वन आइडेंटिटी एलिमेंट है कि वन को किसी से भी मल्टीप्लाई कराया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, यहाँ पे वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद आखिरी इनवर्स, वन के सामने वन, वन के नीचे आया तो वन का इनवर्स वन है। थ्री के सामने आइडेंटिटी थ्री के नीचे आई है तो थ्री का इनवर्स थ्री है। फाइव के सामने आइडेंटिटी फाइव के नीचे आई है तो फाइव का इनवर्स फाइव है। इसी तरीके से सेवन के सामने आइडेंटिटी जो है, यानी कि वन सेवन के नीचे आया तो सेवन का इनवर्स सेवन है। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी होल्ड कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन बन रहा है। ये इसका यहाँ पे प्रूफ भी गिवन है। ये जो हैंडआउट्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप लोगों को mathcity.org एक वेबसाइट है, वहां से भी इजीली अवेलेबल होंगे, तो आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स। लेट G be a group and AB belongs to that group G, so that order of A and A inverse are equal। दोनों का ऑर्डर जो है वो इक्वल है। मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए को m ले लेता हूँ और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को n ले लेता हूँ, और लास्ट में मैं प्रूव कर दूंगा कि m और n दोनों सेम है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m का मतलब क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर m होने का मतलब है कि उसकी m पावर लूंगा तो आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो a पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, तो ए एम को तो दोनों साइडों पे ए पार माइनस एम से मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट साइड पे, तो ए पार माइनस एम और ए पार एम ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे का इन्वर्स हैं, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे ए पार माइनस एम बच गया, और ए पार माइनस एम का मतलब है ए माइनस वन और सारे की पावर एम। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए का मतलब था कि ए पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जबकि मैंने ये भी शो कर दिया कि ए इनवर्स की पावर एम जो है वो भी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब सिर्फ ए का ही ऑर्डर एम नहीं है, बल्कि ए इनवर्स का भी ऑर्डर क्या है, एम है, क्योंकि ए इनवर्स की पावर भी एम लेता हूं तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो एक बात हमने प्रूव कर दी कि एम, अगर ए का ऑर्डर एम है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी एम है, जबकि ए इनवर्स का ऑर्डर हमने लिया क्या था, एन। तो ए इनवर्स का ऑर्डर अगर हमने एन लिया था और अब एम भी बन रहा है, तो ये याद रखिएगा कि एन डिवाइड्स एम। ये बिल्कुल वही है जो प्रीवियस थ्योरम था कि अगर हमारे पास ये मैं वहां पे प्रीवियस थ्योरम की तरफ जा रहा हूं कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एम है और एम के अलावा एक और ऑर्डर भी हो, तो फिर वो उसको डिवाइड करता है। डिवाइड करने का यही मतलब होता है ना कि k इज इक्वल टू क्यू एन, का मतलब है कि अगर k भी उसका ऑर्डर है तो k ओवर n इज इक्वल टू क्यू। k ओवर n इज इक्वल टू क्यू का मतलब है कि n जो है वो k को डिवाइड कर रहा है। तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर n था उसका ऑर्डर अगर k भी आ जाए तो n k को डिवाइड करता है। इसी तरीके से अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n था जबकि उसका ऑर्डर m भी आया हुआ है, तो इसका मतलब n डिवाइड्स m। इसी तरीके से हमारे पास ए इनवर्स का ऑर्डर n है और ए माइनस ए इनवर्स n इज इक्वल टू ई, ये उस ऑर्डर की डेफिनेशन है कि उसकी n पावर लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ए पावर माइनस एन इज इक्वल टू ई, दोनों साइडों पे ए पावर एन से मल्टीप्लाई कराएं तो ई इज इक्वल टू ए एन, तो ए का ऑर्डर एन भी बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि एम डिवाइड्स एन। तो एन डिवाइड एम और एम डिवाइड्स एन, एन एम को डिवाइड कर रहे हैं, एम एन को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है कि दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, कि अगर हमारे पास m इज इक्वल टू n हो तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया है, सेम हो गया है। इसी तरीके से हमने ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम प्रूव करना है, तो ए बी का ऑर्डर अगर m है तो ए बी की पावर m इज इक्वल टू ई। तो आप लोग ए बी पावर m इज इक्वल टू ई है तो ए बी को m टाइम्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर इस b को और a को यूं ज्वाइन कर लें, इस बी ए को, इस बी ए को, इसी तरीके से अगले बी ए को, और यहाँ कहीं बी और ए आपस में अटैच हो जाएंगे, यानी कि सारे बी ए मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया।
ये पहला ए बच गया और आखिरी बी बच गया है, तो आप क्या करें, इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें, इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें। तो इधर ए इनवर्स और ए आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म हो जाएगा, तो दूसरी तरफ ए इनवर्स बच गया। इसी तरह अब ये बी है, इस तरफ एक एक्स्ट्रा बचा हुआ, इस बी इनवर्स से आप लोग राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, तो बल्कि उसने अब ए इनवर्स आ गया था, इस साइड पे बी बचा हुआ था, अब राइट साइड पर इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा राइट कर देता हूँ कि यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने, इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये तो ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी रह गया, तो बाकी सारा कुछ वैसे ही है, इधर ए इनवर्स बच गया। अच्छा जी, ये आ गया ए इनवर्स के इक्वल, ओके। अब ये बी एक अकेला है, तो आप लोग इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दें और अगली दफा इधर भी ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बी ए की सीक्वेंस बन गई है एम टाइम्स, तो ये बी ए की पावर एम बन गया है और दूसरी तरफ ए इनवर्स ए जो है वो ई बन गया है, तो बी ए की पावर एम बी आइडेंटिटी आ गया है। इसका मतलब जो ए बी का ऑर्डर था वही बी ए का भी ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, ए और बी इनवर्स का ऑर्डर सेम प्रूव करना है, तो ऑर्डर ऑफ ए एम है, तो ए एम इज इक्वल टू ई आ जाएगा मेरे पास एज पर डेफिनेशन, और बी इनवर्स पावर एन जो है वो ई आ जाएगा। तो बी इनवर्स पावर एन का मतलब है कि एन दफा इसको मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास, अच्छा ए पावर एम है ना, जो इसमें हमने क्या काम कर लिया कि बी इनवर्स पावर एम, मैं ये चाहता हूँ कि ए का ऑर्डर एम था, बी इनवर्स का एम प्रूव करूँ, तो मैं ये कर लेता हूँ कि बी इनवर्स की एम लेता हूँ, तो ये एम टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करें तो आप लोग देखेंगे कि ये बी इनवर्स और बी इकट्ठा हो जाएगा, ये बी इनवर्स और बी इकट्ठा हो जाएगा, इसी तरह अगला बी इनवर्स और बी इकट्ठा हो जाएगा, ये सारे बी इनवर्स बी इकट्ठे होके आइडेंटिटी बन जाएंगे और दरमियान में सारे के सारे ए बच जाएंगे, तो ए पावर एम बच जाएगा। अच्छा, ए पावर एम, ए का तो ऑर्डर एम है, तो इसका मतलब ए पावर एम तो आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी बच जाएगा। तो आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी इंटू बी इनवर्स जो का आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी इनवर्स का ऑर्डर भी क्या बन गया है, एम बन गया है, जबकि बी इनवर्स का ऑर्डर था क्या, एन। इसका मतलब ये हुआ कि एन डिवाइड्स एम, कि एन अगर उसका ओरिजिनली ऑर्डर है, उसके अलावा कोई और ऑर्डर भी आ जाए, तो एन जो है वो उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वही जो प्रीवियस थ्योरम अभी तक हमने एक किया है उसके मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स एन है, तो हम एन एक्स की एन को भी इसका एन लेकर ए पार एन प्रूव करते हैं, कि इसकी पार एन लेके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए पार एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी बचेगा हमारे पास, उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेकिन ए का ऑर्डर यहाँ पे एन बन रहा है इसके मुताबिक, ओरिजिनली इसका ऑर्डर एम था, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जो है वो एन को डिवाइड करेगा, तो एन अगर एम को डिवाइड करे और एम एन को डिवाइड करे, तो इसका मतलब ये हो गया कि एम और एन दोनों ही ऑर्डर क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल। In a group G, in a group of even order, prove that there is at least one element of order 2। ये तीन चार थ्योरम है ऐसे जिसमें ऑर्डर 2 है या कोई प्रॉपर डेफिनेशन यूज होती है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। Let G be a group of even order, then non-identity element in G are odd in numbers। G अगर हमारे पास कोई भी इवन ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट होंगे वो ऑड होंगे और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होल्ड करेगा। तो हर एक का जब इन्वर्स होल्ड कर रहा होगा तो आइडेंटिटी का अपना इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी होता है। देयर occurs pair consisting of some non-identity element x and x inverse in G such that x inverse is not equal to x as there are odd number of non-identity element in G। अब याद रखें
कि टोटल हमारे पास इवन एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से एक आइडेंटिटी को निकाल लिया तो बाकी तमाम एलिमेंट ऑड नंबर बच गए। अब उन ऑड नंबर में अगर एक दूसरे का इन्वर्स आप लोग फाइंड आउट करें तो सारे एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे, तो कम अज कम एक एलिमेंट तो दरमियान में ऐसा जरूर हो जाएगा, या कुछ एलिमेंट ऐसे जरूर हो जाएंगे कि उनका इन्वर्स अपने आप के इक्वल, यानी कि एक्स का इन्वर्स एक्स के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, वो जिनका इन्वर्स अपने आप के इक्वल नहीं है वो एक दूसरे के साथ पेयर बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास पेयर बनाने के बाद जब ऑड नंबर है तो कोई एक, तो अगर सारे भी आपस में पेयर बना लें तो एक एलिमेंट तो कम से कम ऐसा जरूर बचेगा। देखिए टोटल है मेरे पास इवन एलिमेंट्स, आइडेंटिटी निकल गया, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो है वो ऑड बच गए। अब ऑड एलिमेंट्स के अंदर जिनका इन्वर्स अपने आप के इक्वल नहीं होता वो दो दो मिलके एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर बचेगा जो अपने इन्वर्स के इक्वल होगा, और अगर कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल हो तो दोनों साइडों पे ए से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो इसका मतलब ये होगा कि एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स बी द एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, और उसके अंदर ऑड ऑर्डर मेरे पास है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ जी सच दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। तो याद रखें अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको यूं लिख सकते हैं 2n+1 2m+1, ओके, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ऑड ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2m+1 है, तो मैं कह देता हूं कि एक्स की 2m+1 इज इक्वल टू ई है, एक्स का ऑर्डर ऑड है। तो अब याद रखें कि अगर x की पावर 2m+1 आइडेंटिटी है तो x की 1 2 चलते चलते m+1 2m तक पहुंच के एलिमेंट्स जनरेट होते रहेंगे। 2m+1 जैसे ही आएगा दोबारा आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट ग्रुप से बिलोंग करने वाले होंगे। y लेट सपोज इसमें एक एलिमेंट ले लेता हूं xm+1, जब इसका स्केयर लूंगा तो x की 2m+2, तो x की 2m+1 सेपरेट कर लें और एक x सेपरेट कर लें, तो x की 2m+1 एज पर डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट वो आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसकी जगह पे आप लोग आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं। तो y स्केयर इज इक्वल टू x, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा कि जिसका स्केयर लेंगे तो x आ जाएगा आप लोगों के पास। तो यहाँ तक ये आर्टिकल्स इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर ग्रुप एंड वाई, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के याद रखें कि कोई से दो रैशनल नंबर को अंडर मल्टीप्लीकेशन हमने प्रूव करना है। तो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो क्यू के ऊपर इस वजह से प्लस लगाया हुआ है। जब भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा रैशनल नंबर आएगा, इस वजह से क्लोज है। एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, आप लोग जर्नल एलिमेंट भी लिख सकते हैं। रैशनल में वन एक ऐसा एलिमेंट, वन बेसिकली रैशनल है, तो वन पॉजिटिव रैशनल नंबर में ऐसा एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही रैशनल नंबर दोबारा आ जाता है। और हर रैशनल नंबर के लिए उसका रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाता है। इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप बन रहा है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 है अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाते हैं या नहीं। तो याद रखें जिनका मॉड 1 हो तो उन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उनका मॉड भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है कि दो मॉड 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई भी करें तो जो नया आंसर आया है वो भी मॉड 1 का ही एलिमेंट आया है। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है इन जनरल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर मल्टीप्लीकेशन। 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में 1+0 योटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड लें तो हमारे पास जो है वो 1 आता है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए याद रखें इसको किसी से मल्टीप्लाई कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए 1/z मॉड एक ऐसा नंबर है कि इसको z के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाता है मेरे पास। इसका मतलब ये भी हमारे पास ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को
फुलफिल करता है, तो जी मॉड इज इक्वल टू 1 वाले जो ग्रुप है वो भी हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। एक बाइनरी ऑपरेशन है बॉल, नॉट भी कह देता हूं इसको, डिफाइंड बाय ए नॉट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, के सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये ग्रुप है? तो ये याद रखें कि ये इसके अंदर एसोसिएटिविटी जब आप देखेंगे, लेट सपोज 2, 3 और 4 इंटीजर्स ले लें, 2 में से 3 को माइनस करें फिर 4 माइनस करें, या 3 में से 4 को माइनस करने के बाद फिर 2 में से माइनस करें, तो दोनों का आंसर जो है मेरे पास डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं कर रही, तो ये हमारे पास ग्रुप नहीं है अंडर गिवन ऑपरेशन नॉट। द सेट क्यू प्राइम इरेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं है? तो ये याद रखें, स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट टाइप के नंबर इरेशनल है, लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करवाया जाता है दो इरेशनल को, तो आंसर रैशनल आ जाता है। इसका मतलब इनके दरमियान क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, let G be a group such that a b whole power n is equal to a and bn for 3 consecutive natural number n and for all a b in G show that G is a billion। कि कोई से 3 नंबर के लिए ये वाला रिलेशन होल्ड करता है 3 नेचुरल नंबर के लिए, तो वो नेचुरल नंबर में n, n+1 और n+2 ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ए बी पावर n पे भी ये रिजल्ट होल्ड करता है, n+1 पे भी ये रिजल्ट होल्ड करता है, n+2 पे भी रिजल्ट होल्ड करता है। जी को एबिलियन प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी है। तो ए बी पावर एन इंटू ए बी से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये देखें मैं क्या कर सकता हूं, ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकता हूं। कैसे? ए बी एन ए बी इज इक्वल टू ए बी होल पावर एन जो था, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, बल्कि ये इसी से ही लगा लें आप लोग, ये जो है सेकंड, क्योंकि उसने फ्रॉम सेकंड ए बी पावर एन प्लस वन, तो इसमें ए बी पावर एन अलहदा लिख लिया और 1 पावर आपने अलहदा लिख ली, तो ये ए बी पावर एन प्लस वन ही है ये। ओके, जबकि दूसरी तरफ था ए पावर एन प्लस वन, इसमें ए की एन अलहदा लिख ली, 1 अलहदा लिख ली, और बी की एन प्लस वन में बी की एन अलहदा लिख ली और एक बी अलहदा लिख लिया। ओके, अब ए बी होल पावर एन, ए बी होल पावर एन का इस इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ए एन बी एन आंसर आता है, तो इसकी जगह पे ए एन बी एन लिख सकते हैं। ये ए बी एज इट इज आ गया और बाकी तमाम टर्म्स ऐसे आ गए। अब ये देखें, जब आप लोगों के पास ये रिलेशन आ गया है तो आप लेफ्ट कैंसिलेशन जो है या राइट कैंसिलेशन अप्लाई करवाएं, तो ए एन को ए एन से कैंसिल कर लें और बी को बी से, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन से, तो बी एन ए और ए बी एन दोनों इक्वल आ गए। तो ये आप लोग इसको आंसर को अपने पास इक्वेशन का नेम दे लें। और नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, ए बी एन प्लस टू था, ए एन प्लस टू और बी एन प्लस टू, तो उसमें भी वही काम करें, ए बी एन सेपरेट लिखें और 2 अलहदा कर लें पावर, और दूसरी तरफ ए एन टू और बी एन टू को सेपरेट कर लें। अब ए बी एन जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ए एन बी एन है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए एन बी एन इसकी जगह पे राइट कर सकता हूँ, और ए बी की पावर 2 थी तो इसमें ए बी और ए बी लिख लिया मैंने, और ये ए एन ए टू बी एन बी टू। अब ए एन इधर भी है और ए एन इधर भी है, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो बच गया बी एन ए बी और इधर ए टू बी एन बी टू। इस बी टू को भी बी बी अलहदा लिख लें आप लोग, और एक बी को राइट साइड से भी कैंसिल कर लें, तो ये बच गया बी एन बी और ए बी एन। ए बी एन और बी एन बी आपस में इक्वल हैं, तो मैं इस ए बी एन की जगह पे बी एन ए लिख सकता हूँ, जो आप लोगों ने ये इक्वेशन राइट की थी कि बी एन ए और ए बी एन बराबर होते हैं, तो ए बी एन की जगह पे बी एन ए लिख ले, तो बी एन लेफ्ट कैंसिलेशन की वजह से कैंसिल हो गया, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी, और यही हमारे पास
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमने रेजिड्यू क्लास मॉड्यूलो के अंडर ग्रुप प्रूव करना है, तो ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमने रेजिड्यू क्लास 8 के अंडर ग्रुप प्रूव किया था। जी नॉट ग्रुप है या नहीं, और ये ए नॉट बी इज इक्वल टू 0 है। तो ये याद रखें कि ये जो स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन है जो परफॉर्म कराया गया है, इसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर दोबारा ए ही आ जाए, क्योंकि ये तो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉट ऑपरेशन जिसके साथ भी अप्लाई होता है आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर कोई भी नहीं होगा, इस वजह से ये ग्रुप नहीं है। अगर किसी ग्रुप के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई का मतलब ये है कि एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू ई, तो इसके राइट साइड पे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें। एक्स इंटू एक्स इनवर्स इधर आइडेंटिटी बन जाएगा, दूसरी साइड पर एक्स इनवर्स, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है। तो इसमें ए इनवर्स के इक्वल होगा, बी इनवर्स के इक्वल होगा, और ए बी जो है वो ए बी इनवर्स के इक्वल होगा। तो ए बी इनवर्स जो है वो बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। ओके, ए बी इनवर्स अगर बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल हो तो हमने तो ये भी कहा है कि ए बी इनवर्स, अच्छा बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है, और यहां से मैं इसको यूं लिख लेता हूं कि बी इनवर्स जो है यहां से इसको मैं एरोज के साथ शो कर दूं। अब ए बी का इनवर्स ए बी के इक्वल है, इससे इसकी वजह से इस बी इनवर्स को बी लिख दिया इसकी वजह से, इस ए इनवर्स को ए लिख दिया इसकी वजह से। तो इसका मतलब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो वहां से हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ए बी इज इक्वल टू बी ए हो तो ये अबिलियन ग्रुप होता है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल जब भी आएगा तो हम कह सकेंगे कि वो बिलियन है। तो ये आर्गुमेंट्स आपको याद रहने चाहिए कि ये आर्गुमेंट्स बहुत सारे थ्योरम्स में बार बार यूज हुए हैं। किसी ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट हो तो वो बिलियन है। अगर किसी ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट है तो ये याद रखिएगा कि आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी तो 2 एलिमेंट बचे। ए और बी अगर ग्रुप के एलिमेंट है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि इनको मल्टीप्लाई करने से ए और बी को या तो आंसर ए आएगा या आंसर बी आएगा या आंसर आइडेंटिटी आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करा के आंसर ए आ जाए तो इसका मतलब बी जो है वो आइडेंटिटी होना चाहिए। मैंने ये कहा होगा कि बी आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब ए का इनवर्स जो है वो ए ही होगा, और ए बी जो है इसका मतलब बी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ए आइडेंटिटी नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ए बी आइडेंटिटी कब हो सकता है? जब ए बी का इनवर्स हो और बी जो है वो ए का इनवर्स हो। तो ए और बी को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी इनकी जो राइट साइड मल्टीप्लाई होंगी ए और बी, ए बी इज इक्वल टू ए जो है वो बी इनवर्स के इक्वल है, और ए बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है। तो इसको हम कह देंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। और यहाँ पर वैसे इसको लिखना चाहिए था कि ए बी इज इक्वल टू ए उसी तरह लिखा है और बी की जगह पे ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए इनवर्स ए इज इक्वल टू बी ए। ठीक हो गया जी। बी की जगह पे ए इनवर्स यूज कर लिया है तो वो आइडेंटिटी के इक्वल है। दूसरी तरफ जो बी ए अगर लिखेंगे तो बी की जगह पे ए इनवर्स पहले आ जाएगा, तो बी ए और ए बी दोनों का आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू ए बी होगा इस केस में, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट हो तो। अगर किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल हो तो वो भी अबिलियन होता है। तो जी बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, और तो इसका मतलब ये होगा कि ए का इनवर्स होगा, बी का इनवर्स होगा, ए बी का इनवर्स ए बी होगा। ये वही प्रीवियस आर्गुमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें भी वही चीज़ है कि अगर किसी हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो, जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है
तो ये याद रखें, तो उसमें ए का स्क्वायर भी ए के इक्वल होगा, बी का स्क्वायर भी बी के इक्वल होगा, और बी का स्क्वायर भी ए के इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर भी ए के इक्वल होगा। तो ए बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ई, इसमें ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया हमने, लेफ्ट साइड पे दोनों से ए से मल्टीप्लाई कराया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी होता है तो बी ए बी, फिर राइट साइड पे बी से मल्टीप्लाई कराया तो बी स्क्वायर वो हो गया, तो बी ए इज इक्वल टू बी ए बी, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर प्रीवियस आर्गूमेंट यूज करना चाहते हैं तो जिसमें ऑर्डर टू आइडेंटिटी, जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर टू हो तो उसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब होता है कि दोनों साइडों पे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, सॉरी एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, और जब एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स हो तो वही प्रीवियस आर्गुमेंट्स भी इसी क्वेश्चन के अंदर यूज किए जा सकते हैं। ओके जी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा, लास्ट चीज देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चंस को, कि ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं आई ए बी सी, तो मैंने इधर आई ए बी सी लिख ली है, इधर भी आई ए बी सी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सारों की आपस में मल्टीप्लीकेशन हमने देखनी है, जो आंसर आते जाए यहाँ पे लिखते जाएंगे, जैसे ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वही आया है जो बी मैट्रिक्स था, तो ए और सी के सामने हमने क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है, तो ये सारों के जो आंसर आए हैं वो वही आएंगे जो इसी से बिलोंग करने वाले होंगे। एसोसिएटिविटी आप लोग चेक करेंगे, और आई इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, और हर एलिमेंट का इन्वर्स कैसे देखेंगे कि आई का इन्वर्स आई है, ए का इन्वर्स ए है, बी का इन्वर्स बी है, सी का इन्वर्स सी है, क्योंकि बी के सामने आइडेंटिटी बी के नीचे आया है, सी के सामने आइडेंटिटी सी के नीचे आया है, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी आई एफ जी और एच, और सी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास आई ऑफ जी इज इक्वल टू जी है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस जी है, जी ऑफ जी इज इक्वल टू वन ओवर जी है, एच ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर जी है। कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है आई ओ आई, आई ऑफ एक्स, आई ऑफ एक्स जब भी फाइंड आउट करेंगे एफ ओ एफ जैसे है पहले, एफ ओ एफ ऑफ जी, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी की जगह पे एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, माइनस जी, तो एफ ऑफ माइनस जी, अब एफ ऑफ जी माइनस जी के इक्वल होता है, जब इस जी की जगह पे माइनस जी आ गया है तो आप लोग नेगेटिव ऑफ माइनस जी जब करेंगे तो आंसर जी आ जाएगा, तो और जी किसके इक्वल होता है हमारे पास, आई के, तो इसका मतलब एफ एफ किसके इक्वल आ गया है, आई ऑफ जी के। तो ये कंपोजिशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो कंपोजिशन के आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे और टेबल बना के आप लोग चेक करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स होल्ड कर रहे हैं या नहीं। शो दैट दिस सेट G इज इक्वल टू 2 पार K इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी आप डिफरेंट एलिमेंट 2 पार M और 2 पार N लेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो दोबारा 2 की पावर वाले टाइप का ही एक एलिमेंट आ रहा है। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी में आप लोगों के पास दोनों साइडों पर सेम आंसर आ रहा है। 2 पावर 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हर 2 पार K के लिए 2 पार माइनस K एक ऐसा एलिमेंट है कि आंसर आइडेंटिटी यानी कि 2 पार 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप बन रहा है। अगर हमारे पास तमाम एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो ये बिल्कुल पिछला ही क्वेश्चन जैसा है, तो ए का भी एलिमेंट, ए का भी ऑर्डर 2, बी का भी ऑर्डर 2, ए बी का भी ऑर्डर 2, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ई, तो दोनों साइडों पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। तो अब यहाँ से इसको बिलियन प्रूव करना बहुत आसान है कि ए बी इनवर्स हमारे पास होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ए बी इनवर्स जो है वो ए बी के बराबर है, बी इनवर्स बी के बराबर है और ए इनवर्स ए के बराबर है, तो ये वही आर्गूमेंट है जो हम बार बार यूज कर चुके हैं। शो दैट इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, तो ग्रुप के अंदर दो आइडेंटिटियां ले लें, E1 और E2 को पहले और बाद में रख के मल्टीप्लाई करें, आंसर हम कहते हैं कि E2 आ जाता है। दूसरी तरफ हम आइडेंटिटी अगर E1 लेंगे तो उसको E2 से राइट या लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें तो आंसर E2 आएगा, अगर आइडेंटिटी E2 लें तो उसको E1 से राइट या लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें तो आंसर E1 आएगा, लेकिन दोनों का आंसर E1 भी आ रहा है तो E2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास E1 और E2 दोनों सेम होंगे, इसका मतलब आइडेंटिटी सेम है या यूनिक है। सेम प्रोसीजर इनवर्स के लिए है कि ए इनवर्स, ए का इनवर्स अगर बी भी हो और सी भी हो तो हम कह सकते हैं कि
ए इनवर्स अगर बी होगा तो ए को बी के साथ लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आएगा, और ए का इनवर्स अगर सी होगा तो ए को लेफ्ट या राइट पे सी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ए बी इंटू सी को आप लोग जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उससे सी इज इक्वल टू बी आ जाता है। इसका मतलब ए का इनवर्स अगर बी और सी आपने लिए थे डिफरेंट एलिमेंट, तो वो डिफरेंट नहीं रहेंगे बल्कि क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर, ये एम और एन के लिए हम प्रूव कर चुके हैं पहले, तो ये उसी तरीके से, बल्कि एम और एन के लिए आपने बाद में प्रूव करना है, तो स्केयर के लिए मैं प्रूव करवा देता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो दोनों साइडों पे ए से मल्टीप्लाई करा दें लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे बी से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ए स्केयर बी इज इक्वल टू ए बी स्केयर बन जाएगा। तो ये आप लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। इफ एंड ओनली की कंडीशन है, तो बिलियन लिया तो ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर ले लिया, तो दूसरी तरफ ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर जैसे आपने मल्टीप्लाई कराए थे वैसे लेफ्ट और राइट से कैंसिल कर दें, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए बच जाएगा। वो मल्टीप्लिकेशन जैसे आप लोगों ने की है, ये इंडक्शन के जरिए आप लोग इसको जो एम के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसके अंदर। एक और भी है हमारे पास, जी अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, हमारे पास एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो, तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, तो इसका मैं प्रूफ आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे, अगर कोई इशू होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ग्रुप की देख ली है। नेक्स्ट टाइम ये इसमें हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो ये डिस्कस की हैं कि किसी भी टाइप का जो नॉन एम्प्टी सेट है उसको ग्रुप प्रूव करवाने के लिए आप लोगों ने क्या चेक करना होता है कि सबसे पहले उसका जो कैले टेबल बना लेना है, या फिर आप लोगों ने डायरेक्ट उसको देखना है कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्या ये इसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद है और इनवर्स मौजूद है। अगर ये तमाम चीज़ें होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब वो ग्रुप होगा, अगर ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब वो ग्रुप नहीं होगा।